नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। आज बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की। यूपीएससी जिसे दुनिया की सबसे कठिन 5 परीक्षाओं में एक माना जाता है और भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में एक यूपीएससी, और हर माँ बाप का सपना होता है, हर बच्चे का सपना होता है कि वो यूपीएससी को पास करें और यूपीएससी पास करके देश की सेवा करें, नाम रोशन करें। यूपीएससी वैसे तो देश में जगह जगह इसके सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन दिल्ली का मुखर्जी नगर इसके लिए बड़ा प्रसिद्ध है, जहाँ लाखों बच्चे अपने सपनों को साकार करने के लिए आते हैं। लेकिन उन बच्चों में कितने जो पढ़ने वाले हैं उनके सपने साकार होते हैं? एक सर्वे आया कि जिसमें बताया कि 0.2% तैयारी करने वाले बच्चों को ही केवल सफलता मिल पाती है। इतना कम परसेंट। बहुत कठिन परीक्षा है, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम इसका। एकाग्रता, अनुशासन और सतत प्रयास से ही इस असाध्य लक्ष्य को साधा जा सकता है। यूपीएससी की परीक्षा बहुत कठिन है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। जिसने अपने लक्ष्य को साधने का संकल्प कर लिया हो उसके लिए कोई भी लक्ष्य अभेद्य नहीं है। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर। तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। जो तुम्हारा हौसला है उससे बड़ी तुम्हारी हार नहीं होगी। इसलिए सतत प्रयास करना चाहिए। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब इरादा बना लिया तो उस तरफ पूरी तरह से उसको देखना चाहिए। लक्ष्य को साधने के लिए एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कम से कम 3 साल 3 महीने यूपीएससी की तैयारी में मिनिमम लगते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 5 साल, 7 साल, 8 साल भी इसकी तैयारी में लगाते हैं। इतना लंबा समय लगना, और युवाओं का इसके प्रति आकर्षण भी बहुत है। और आकर्षण का कारण है कि जो यूपीएससी का रुतबा है, उसका कद है, जो पद प्रतिष्ठा है, सैलरी है, इसके कारण युवा वर्ग इसके प्रति आकर्षित है। कुछ बच्चों में जुनून होता है कि हाँ उनको आईएएस बनना ही बनना है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पारिवारिक दबाव के कारण या फिर समाज से सुनकर के भी उन्हें लगता है कि ये प्रतिष्ठित पद है, उसके लिए तैयारी की जाए। 3 साल 3 महीने ये तो मिनिमम समय है। कई बच्चे कितना कठिन परिश्रम करते हैं और कठिन परिश्रम के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पाती है। सफलता नहीं मिलने का कारण ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, कई बार आपका भाग्य भी काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या जो स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको इसके साथ अपना प्लान बी भी लेके चलना चाहिए, जिससे कि उनको आखिरी में कई बच्चे 7-8 साल परीक्षा देने के बाद उनकी उम्र भी काफ़ी निकल जाती है, ओवर एज हो जाते हैं, कई परीक्षाओं के लायक उनकी उम्र नहीं बचती है। ऐसे में वो क्या करें? 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट्स वो जो 100% उनका लक्ष्य केवल यूपीएससी और वो केवल यूपीएससी पर ही अपना फोकस करते हैं। दूसरे छात्र वो होते हैं, सेकंड स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अनिश्चित हैं, जिनको चिंता ये भी रहती है कि अगर हम यूपीएससी में नहीं आए तो हमारे भविष्य का क्या होगा। उनको भविष्य की चिंता रहती है, तो वो चाहते हैं कि उनके पास कोई ऐसा प्लान भी हो जिससे कि वो अगर यूपीएससी में नहीं आते हैं तो दूसरे किसी सरकारी नौकरी में आ जाएं। और इसका कारण ये भी नहीं होता कि अनिश्चितता, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है, जो गरीब तबके से आते हैं, जिनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका कहीं ना कहीं उनकी नौकरी लग जाए। जैसी उम्र बढ़ती है उनमें ये अवधारणा हो जाती है कि उनको अब नौकरी कैसे भी उनकी लगनी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर अगर इसको समझा जाए तो एक पुलिस मैसेंजर की जॉब के लिए उत्तर प्रदेश में 1 लाख युवाओं ने आवेदन किया और उन 1 लाख युवाओं में 3700 जो युवा थे वो पीएचडी होल्डर थे।
अब 50,000 युवा थे वो ग्रेजुएट थे और 28,000 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट युवा एक मैसेंजर की नौकरी के लिए, और जबकि उसके लिए आवश्यकता थी जो एजुकेशन की वो 5वीं पास और एक साइकिल। ये हमारी बेरोजगारी का आलम है कि देश में सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। अब प्राइवेट सेक्टर में भी उतनी नौकरी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लगभग 10 साल से मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं, और जब तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काम नहीं करेंगी तो रोजगार मिलना असंभव हो जाएगा। ये देश जहाँ 65% जो पॉपुलेशन है वो युवा है, भारत ही ऐसा पूरे विश्व में देश है जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवा है, और युवाओं को काम नहीं है, उनकी कार्य क्षमता का जहाँ उपयोग होना चाहिए वहाँ उपयोग उनका नहीं हो पा रहा है। और सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण भी इसलिए है कि सबको लगता है अभी जो कोरोना काल गया उसमें जो प्राइवेट जॉब्स थे, अच्छी नौकरियां भी थी जिनके पास, उन युवाओं की नौकरियां चली गई, 12-13 करोड़ रोजगार चले गए लोगों के। जिस कंपनियों पर दबाव पड़ा अर्थ उन्होंने उनको निकाल दिया किसी न किसी बहाने से। तो कोरोना काल के बाद युवाओं में और ज़्यादा सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण हुआ। सरकारी नौकरी में काम कम है, सरकारी नौकरी में स्थायित्व ज़्यादा है, इसलिए भी प्राइवेट नौकरी में जहाँ स्थायित्व नहीं है कि कब उनको निकाल दिया जाए, दूसरा काम का दबाव इतना रहता है कि बहुत लक्ष्य दिए जाते हैं कि आपको ये टारगेट पूरा करना है, और टारगेट पूरा करने का दबाव रहता है। अगर टारगेट आपने पूरा नहीं किया तो आपको नौकरी से बाहर भी निकाल दिया जाता है। सरकारी नौकरी में आपको मेडिकल भी मिलेगा और सुविधाएं मिलेंगी, पेंशन की सुविधा भी। अब तो बहुत सारी नौकरियों में पेंशन की जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम है वो खत्म कर दी गई है सरकार की तरफ से। हालांकि ये होना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति रिटायर होता है सरकारी नौकरी से तो उसके पास कुछ नहीं होता, जो पैसा होता है वो पहले ही लग जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि पेंशन स्कीम होनी चाहिए। तो जो स्थायित्व है इसके कारण युवा सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ज़्यादातर जो सरकारी नौकरी में एग्ज़ाम देते हैं उसमें 65% ग्रामीण क्षेत्र से युवा आते हैं, वो चाहते हैं उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। 40% उसमें किसानों के बच्चे भी होते हैं, लेकिन जहाँ से वो पढ़ के आते हैं, जहाँ अगर प्राइवेट नौकरी में भी जाते हैं तो वहाँ अच्छी एजुकेशन चाहिए, इसके अलावा इंग्लिश उनको आनी चाहिए। लेकिन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि होती है उसमें अधिकतर ऐसा होता है कि इंग्लिश अच्छी नहीं होती, कि हिंदी मीडियम से सभी पढ़ के आते हैं, तो उनका लगता है कि उनको कि सरकारी नौकरी में चले जाएं। अब प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर विचार करते हैं। मुझे लगता है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका प्लान बी भी होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि 0.2% स्टूडेंट्स को ही इसमें सफलता मिलती है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं वो निराशा के सागर में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है, उम्र भी उनकी निकल जाती है। प्लान भी इसलिए ज़रूरी है कि जो पाठ्यक्रम की आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी में, उससे ही मिलता जुलता पाठ्यक्रम, या उससे कहें कि उससे थोड़ा कम कई अच्छे ग्रेड की जो नौकरी सरकारी हैं उनमें वही पाठ्यक्रम आता है, या थोड़ा और पाठ्यक्रम ऐड होकर के उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि यूपीएससी के साथ साथ जो उसके कोर्स से मिलती जुलती, उसी पाठ्यक्रम से मिलती जुलती जो नौकरी हैं जिसको आप आसानी से उनको पास भी कर सकते हैं, तो उन नौकरियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। बात करें जो यूपीएससी की परीक्षा होती है उसमें लगभग 24 पोजीशंस होती हैं। अधिकारी अलग अलग रैंक के बनते हैं, जिसमें आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, ऐसी कई नौकरियाँ होती हैं, 24 पद होते हैं। लेकिन इसके अलावा आरबीआई ग्रेड, इसकी आप परीक्षा दे सकते हैं। आरबीआई ग्रेड जो सीनियर मैनेजर्स के लिए होती है, सीनियर मैनेजर आप उसमें बन सकते हैं, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वो भी परीक्षा आप दे सकते हैं। ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर इसमें बनता है, इसकी परीक्षा आप दे सकते हैं। इसका काफ़ी कोर्स यूपीएससी से मिलता जुलता है। आप आईबी के लिए भी जा सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, यह गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित होती है और इसका भी कोर्स इसी से मिलता जुलता है। स्टेट लेवल की परीक्षा है आरओ और एआरओ, आप इसकी परीक्षा भी दे सकते हैं। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की ये स्टेट लेवल पर आयोजित होती है। सीएपीएफ, इसमें असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की नौकरी जिसमें कमांडेंट बनते हैं, आप इसकी भी
परीक्षा दे सकते हैं और उसमें आ सकते हैं। स्टेट पीसीएस, सभी राज्य पीसीएस की परीक्षा आयोजित करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या अन्य राज्य, सब स्टेट पीसीएस की परीक्षा आयोजित करते हैं। आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि जो यूपीएससी का कोर्स है उससे मिलता जुलता उनका कोर्स है। ये ज़रूर है कि जो स्टेट की पीसीएस की एग्ज़ाम होती है उसमें वहाँ के स्टेट का विशेष रूप से उसकी तैयारी करनी पड़ती है, वहाँ की जानकारी, भौगोलिक जानकारी से लेकर के इतिहास तक की जानकारी, इसके लिए आपको थोड़ा अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एसएससी सीजीएल की भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपका मैथ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ये भी एग्ज़ाम दे सकते हैं यूपीएससी के साथ साथ। यूपीएससी के साथ साथ जब आप कोई वैकल्पिक विषय लेते हैं और उसको पढ़ते हैं, अगर आप उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री ले लेते हैं तो मास्टर डिग्री लेने के बाद यूजीसी द्वारा जो परीक्षा नेट की कंडक्ट होती है, आप उसमें परीक्षा पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए अच्छा मौका है कि आप साथ साथ में इन परीक्षाओं पर भी निगाह रखें और साथ साथ में इन परीक्षाओं को भी देते रहें, जिससे कि आपके अंदर अगर किसी में आप पास कर जाते हैं, आप उसमें आ जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर जब आप सरकारी नौकरी में लग जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके साथ साथ जब आप नौकरी में आ जाएं तो आप यूपीएससी का जो आपका सपना है उसको भी साथ साथ उसकी तैयारी कर करके उसे पूरा कर सकते हैं। स्टेट एसएससी के एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप बीएड भी साथ में कर सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप कोचिंग भी जा सकते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो समय आईएएस की कोचिंग दे रहे हैं, कई सब्जेक्ट्स में कोचिंग दे रहे हैं, उनका पूरे भारत में बड़ा नाम है। उन्होंने प्रयास किया लेकिन वो यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाए, उसमें सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने कोचिंग का रास्ता अपनाया और आज वो बहुत सफल उसमें हो रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऐसा नहीं, ये बड़ा मार्केट है और उसमें वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। तो आप यूपीएससी के साथ साथ इन परीक्षाओं का भी एग्ज़ाम देते रहें और इसके साथ आपके अंदर जो एक भय बना रहता है, ये आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस रहता है, इससे कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर रहेगा और आप सफलता के कहीं ना कहीं, जब आप इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में और परीक्षाएं, इससे मुझे लगता है कि यूपीएससी तो सारी परीक्षाएं सरल ही हैं। जब उसके लिए प्रयास करेंगे और इतनी मेहनत यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर सफलता मिलेगी। और जिन्होंने इरादा बना लिया सफलता का, उनके लिए सफलता ऐसा नहीं है कि सफलता कोई असाध्य हो, सब साध्य है। जिस लक्ष्य को आपने साधना चाहा, आप उसको एकाग्रता के दम पर, संकल्प के दम पर आप उसको पूरा कर सकते हैं। आज की बात बस यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।